नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज में। और ये डायलॉग बोलते बोलते अब आपका मेरा बैकग्राउंड स्क्रीन बदल गया, क्योंकि पॉडकास्ट स्टूडियो में आ गया है सिटी न्यूज और मैं बैठ गया हूं सुनील कुमार गुप्ता पॉडकास्ट स्टूडियो में। और मुंगेर में हमने पॉडकास्ट स्टूडियो जो डाला तो उसके पीछे मकसद यही था कि बेहतर हम बातें कर सके। बाहर में बात होती थी तो एक्स्ट्रा नॉइज होता था, कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे और फिर अलग बात हो जाती थी। तो स्टूडियो में सीधा बात, आपकी बात करेंगे, आपके साथ करेंगे। और हमारे पहले मेहमान है आज के, जो इस पॉडकास्ट स्टूडियो के पहले मेहमान है संजीव मंडल। भाजपा के कद्दावर नेता है, इलाके में इनकी पहचान है और कहते हैं कि इनका दबदबा भी है। दबदबा क्यों है ये भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे आज पहला मेहमान है तो इनका विशेष स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। सर नमस्कार सुनील जी, और सिटी न्यूज के सभी टीम को भी बहुत बहुत बधाई कि आज आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, और सिटी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बात है संजीव मंडल जी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कहीं भी कि आप संजीव जी कहीं जा रहे हैं, भाई बात कर लेते हैं, लोग कह देते हैं कि भाई संजीव जी कहाँ कहाँ आपका मतलब कर्मभूमि जन्मभूमि कहाँ है? जी, शुरुआत करते हैं यहीं से कि मेरा जन्म तो इसी मुंगेर जिला में हुआ है। अच्छा। ये मेरी जन्मभूमि में है। और मेरी कर्मभूमि यही है। अच्छा। यही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। 1980 में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। और यही मकसदपुर कालिस्तान मोहल्ला है, कासिम थाना के अंतर्गत है। अच्छा। वहीं मेरा जन्म हुआ है। जी। बहुत पुराना गांव था वो, बहुत वहाँ की सड़कें बहुत पहले कच्ची हुआ करती थी, अभी तो थोड़ा डेवलप हुआ है। तो कहाँ तक अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन है कि अगर बात की तो मैंने 94 में मैट्रिकुलेशन किया, फिर 96 में किया इंटर। लेकिन उसके बाद चूंकि मेरा कृषि बैकग्राउंड रहा है, पिताजी खेती से जुड़े रहे हैं और परंपरागत तरह से हम भी खेती से जुड़े, और शिक्षा बीच में मतलब ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन फिर मित्रों ने पूरा सहयोग दिया, इंस्पिरेशन दिया, तो फिर मैं 2005 में ग्रेजुएशन के लिए जुड़ा और ग्रेजुएशन हुआ। फिर मैं अभी इसी साल मैंने लॉ कंप्लीट किया है, LLB। चलिए बधाई भाई। तो कई बार ब्रेकिंग हुआ, ब्रेकिंग के साथ फिर चालू किया मैंने शिक्षा को, और अभी लॉ मेरा कंप्लीट हुआ। भाई संजीव मंडल जी का जो संक्षिप्त परिचय है, भाई ग्रेजुएट भी हैं और वकील साहब भी हैं, तो विशेष बधाई। नहीं, प्रैक्टिस में नहीं गया हूँ, प्रैक्टिस में नहीं गया हूँ, जानकारी के लिए देखिए पूरा लंबा चिट्ठा बनाया है सुनील जख्मी ने, चिट्ठा बनाया है इनके लिए और चिट्ठा खोलेंगे भी। एक है ना कि आप किसान परिवार से है ना, किसानों को दर्द को बहुत अच्छा जानते होंगे। किसान परिवार में खेती किसानी बहुत अच्छा है, देश को सेवा करते, फिर ये पॉलिटिक्स में कब आ गए? क्या मतलब कैसे शुरुआत हो गई वो पॉलिटिक्स में आ गए? दरअसल हुआ ये कि किसान बैकग्राउंड से रहने का क्या होता है कि चूंकि मुंगेर का सबसे बड़ा किसान मेरा परिवार रहा है। जी जी जी। और लगभग 35 बीघा खेत हम लोग किया करते थे संयुक्त परिवार के साथ। जी। तो मुंगेर में जैसे डीजे कॉलेज के पास देखते हैं या 5 नंबर गुमटी के पास जो भी खेत देखते हैं, वो मेरे ही परिवार के सारे लोग मिलकर, मेरे चाचा हुए, पिताजी हुए, सब मिलकर करते थे और उसमें हम सहयोग किया करते थे। तो जब मेरी शिक्षा कंप्लीट हुई, जब ग्रेजुएशन मैंने 2008 में कंप्लीट किया, तो 2009 में यहाँ से एनडीए का चुनाव लड़ रहे थे हमारे जो अभी वर्तमान के सांसद है राजीव रंजन सिंह जी, जो ललन बाबू हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे और उसका कैंपेनिंग चल रहा था। तो युवा थे, काफी लोग उसमें जाते थे, तो मुझे भी कोई ले गया कि चलिए। तो यहाँ मॉडल स्कूल में उनका कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं भी गया था देखने, काफी भीड़ थी। तो पहली बार मैं उस सभा को अटेंड किया तो लगा कि भाई लोग इतना उत्सुक है, इतना जिज्ञासु है, इतना ज्यादा जोश में है मतलब इसमें। तो चूंकि शुरू से हम सामाजिक कार्य में जुड़े रहते थे, तो लगा कि भाई जब सामाजिक कार्य हम करते ही हैं और लोग जब कर रहे हैं, और चूंकि युवा की एक लंबी टीम थी हमारे साथ, तो जब लोग करते हैं, कर रहे हैं मुझे, तो मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए और थोड़ा अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। तो वहीं से जो है हमको लगा कि नहीं, मुझे फिर मैंने सोचा कि भाई जाऊं तो कहाँ जाऊं। अच्छा, तो उसमें चूंकि मैं जब पढ़ाई के दिनों में था तो मैंने LOC फिल्म देखी थी, LOC कारगिल। अच्छा। तो LOC कारगिल मैंने देखा था, अटल जी का समय का था वो। हाँ। तो उससे काफी प्रभावित हुआ। उनका मैगजीन में मैंने परमाणु पोखरण के बारे में पढ़ा था, तो उससे ही मैं प्रभावित था। तो मुझे लगा कि मुंगेर में ऐसे शहर में जो है, यहाँ पर जो है किसी खास पर्टिकुलर पार्टी का प्रचार चल रहा है, लेकिन भाजपा धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, लेकिन मुंगेर में वैसा प्लेटफॉर्म को नहीं मिल पाया। तो मुझे लगा कि ये पार्टी में, चूंकि मैं संघ बैकग्राउंड से हूँ, चूंकि मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी वो सरस्वती विद्या मंदिर से हुई थी। जी 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 जी। तो मैं संघ बैकग्राउंड से भी था, तो मुझे लगा कि मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे उपयुक्त पार्टी होगी। अच्छा, इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया।
ये भाजपा में आप इसलिए आ गए कि भाई देखिए सरस्वती शिशु मंदिर में एकदम बहुत सुंदर पढ़ाई होती है, मतलब आपको संस्कार भी और देश का निर्माण के लिए कैसे काम करना इसके लिए भी। राजनीति में आप आ गए ये तो क्लियर है भाई, भाजपा का प्योर संघीय उद्देश्य है। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था, मतलब क्या लोगों की सेवा करना। मैंने कहा ना कि चूंकि जब मैं मेरे खेत में जो है, जब हम बिल्कुल से हमको लगता है कि 89-90 की मैं बात करता हूँ, जब मैं खेत में स्कूल से आता था, जब मैं खेत में जाता था तो वहाँ कई वर्ग के लोग काम करते थे। जैसे कि मेरे खेत में पासवान वर्ग के लोग भी, महिलाएं काम करते थे, कुछ रविदास वर्ग के भी लोग काम करते थे, मैं कुशवाहा समाज के तो लोग काम ही करते हैं, यादव वर्ग के भी लोग काम करते थे। तो अलग अलग जाति के लोग मेरे खेत में काम करते थे। लेकिन जब धूप में वो काम करते थे, जब वो उन लोगों को पानी की जरूरत होती थी, तो आज की तरह व्यवस्था नहीं थी, उसमें कुआं हुआ करता था। हाँ, वो लोग बोलते थे कि बेटा हमको पानी पीना है। जिनके घर में कुआं होता तो वो संभ्रांत माना जाता था। नहीं, वो तो खेत था ना, खेत के बीच में कुआं होता था, तो बोलते थे बेटा पानी पीना हमको, जरा मोटर चला दो। तो क्योंकि रस्सी से खींचते थे हम लोग बाल्टी से पानी, तो वो लोग ओल्ड एज के भी रहते थे, तो कई ढंग के लोग होते थे उसमें, तो वो लोग बोलते थे पानी पीना, जब मोटर चला दो। तो हम जब मोटर चलाते थे तो पानी भर के उन लोगों को पिलाते थे। तो जब पिलाते थे तो उन लोग हमको मतलब माथे पे मतलब आशीर्वाद, मतलब रख के आशीर्वाद दिया करते थे। तो हमको लगा कि ये जो आशीर्वाद है ये मेरे चॉकलेट खाने से ज्यादा सुख देता है। अच्छा, तो वहां से लगा कि ये सेवा का जो भाव है वहीं से उत्पन्न हुआ मेरे अंदर। मतलब आपको जो सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा जो है वो मजदूर वर्ग से मिली। मजदूर से, जी, मजदूर वर्ग से, जो कि मजदूर मतलब देखिए आप निर्माण जितना भी होता है ना उसमें मजदूर है। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार में मजदूरों का पलायन है, इस पर भी हम बात करेंगे। सामाजिक कार्य में आप लगे रहते हैं, तो आप आ गए सामाजिक कार्य में, लोग बोलते हैं लगे रहते हैं, मैंने भी बातों बातों में कह दिया। कौन कौन से कार्य अभी तक आपने किया है, और किसी एक कार्य को ऐसा बताया जिससे लगा कि आत्मसंतुष्टि मिला है संजीव मंदिर? नहीं, काम तो मैंने बहुत किया है, क्योंकि मेरी उम्र भी 45 हो गई है। लेकिन जो आपने बोला ना कि आत्मसंतुष्टि वाली बात, तो अभी 5 साल पहले लॉकडाउन लगा था, कोविड का समय आया था। हाँ, कोरोना काल में। तो कोरोना काल में जब पूरा मतलब अस्त व्यस्त चल रहा था पूरा देश, और लॉकडाउन लगा हुआ था, और मोहल्ले के भी दुकान बंद हुआ करते थे, लोग राशन की जरूरत भटक रहे थे। तो मेरे घर में भी सब्जी खत्म हो गया था, आलू खत्म हो गया था, तो मैं अपने खेत में उसमें आलू लगा हुआ था। अच्छा, तो मैं गया खुरपी लेके कि भाई घर के लिए थोड़ा सा आलू एक छोटा टोकरी में ले आना। उसी समय मोहल्ले कुछ लोग आए, बोले बेटा हमको भी थोड़ा चाहिए। मैंने कहा ले लीजिए अंकल जी। वो पैसे देने लगे। मैंने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि हम आपको दे पा रहे हैं। तो ये बात फैल गई मोहल्ले में, फैल गई। तो कुछ लोग और आ गए कि भाई बाजार में मिल नहीं रहा है, तो सब्जी चलो गोभी है, आलू है, टमाटर ये उनके यहाँ उपलब्ध है, ले लेते हैं। तो मेरा जो नेचर है, तो हम उनसे विदाउट ऑफ कॉस्ट हमको दिए, तो हमें एक अच्छा अनुभूति हुआ और लगा कि भाई ये तो अच्छा मौका हमको मिला है कि मेरे खेत में हो सकता है कि बर्बाद हो जाए, टमाटर सड़ जाएगा, मंडी नहीं जा पाएगा, तो हम लोगों को दे रहे हैं, ये सदुपयोग हो रहा है। तो यहां से सेवा करने का भाव हुआ। लेकिन जब दिन जैसे से बीता, वो भयावह स्थिति और बढ़ गई। जैसे जैसे स्थिति बढ़ी, तो मेरा जो है ना सेवा करने का भाव और बांटने का जो दायरा है वो बढ़ता चला गया। और मैं चूंकि मैं भी पहले किराना का बिजनेस कर चुका हूँ, आज भी मेरा दुकान है जो मैंने भाड़े पे दे रखा है। मैंने उसको फोन किया कि भाई आपके गोदाम में स्टॉक है, तो आप मुझे राशन का जो भी आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, जो भी सामग्री है, हल्दी नमक है, वो मुझे ठेला से आप भिजवा दीजिए सुबह के समय में। और उसके बाद मैंने मोहल्ला में बांटने शुरू किया। और बांटना जब शुरू किया तो प्रशासन को पता चला ये बात कि भाई वहाँ भीड़ लगती है लॉकडाउन समय में, तो वो तो गलत है वहाँ पे। उसमें कि एसपी हुआ करती थी लिपि मैडम, उन्होंने मुझे फोन लगाया कि आप क्या कर रहे हैं, आपके घर में भीड़ लग रहा है, आप क्यों इतना बांट रहे हैं, और डिस्टेंस का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? 2 फीट दूरी। मैडम आप देख लीजिए, मैंने अपने घर के आगे जो मेरा राउंड है, मैंने राउंड लगा रखा है, हर 5-5 फीट 6-6 फीट में राउंड लगा। और एक घेरा के जब लोग लेते हैं मुझसे सामान, तभी दूसरे घेरा में आगे पीछे बुलाते हैं। तो उन्होंने मुझे फोर्स व्यवस्था कर दिया। अच्छा, हाँ, फोर्स की व्यवस्था करा दी उन्होंने मुझे कि आप फोर्स की निगरानी में दीजिए, ताकि वहाँ जो है ना लॉकडाउन का पालन सही हो सके। और इस ढंग से जब आगे स्थिति और इतनी भयावह हो लगी, हॉस्पिटल भी मेरे मोहल्ले में है, सिटी क्रिटिकल हॉस्पिटल है, जीवन ज्योति हॉस्पिटल है। तो मैंने देखा कि लोग मर रहे हैं, लाशें जो है पन्नी में लपेट के जा रही है। तो मेरी वाइफ ने भी कहा कि जो स्थिति देश की है, जो टीवी पर रोज देख रहे हैं, प्रधानमंत्री संबोधन भी कर रहे हैं कि मदद किया जाए लोगों को, तो कौन रहेगा कौन जाएगा ये कोई नहीं देखने गया।
तो जितना हो सके हम लोग मदद करते हैं लोगों की। तो वहां से मतलब पूरे परिवार के सदस्य के साथ, इवन मेरे छोटा बच्चा जो उसमें हमको लगता है 6 साल का हो रहा होगा, वो भी बांटना शुरू कर दिया साथ में मिलकर। तो उससे ज्यादा सुखद अनुभूति मुझे कभी नहीं मिली। वैसे मैंने और भी, मुझे स्विमिंग का भी शौक रहा है। मैंने कष्टनी घाट में लोगों को डूबने से ही बचाया है, युवाओं को। हाँ, 4-5 लड़कों को मैंने डूबने से बचाया है। ये 2008 की घटना है, 2008 की घटना ये, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से वहां पर मैं सीढ़ियों पर वहां के बैठता था, और जब मुझे लगता था कि कोई अचानक नहाते नहाते चला गया तो मैं कूद के, हम लोग का बहुत लंबा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, तो मैंने लोगों का जान भी बचाने का काम किया। लेकिन जो अनुभूति मुझे लॉकडाउन में मिली, वो लगता है कि रियल वो समझिए एक पूजा था, वो सेवा नहीं था, वो पूजा था। जो हमने रोकते नहीं है किसी को, मतलब कोई मदद का हाथ रोकते नहीं है। कोई शादी वादी के लिए भी मांगने पहुंच जाता होगा, बीमारी में भी पहुंचता है ना। वही लोग आते हैं जिनको आवश्यकता होती है, ऐसे तो लोग आएंगे नहीं। और मेरा एक ही मानना है कि ना जाने केहू भेष में मिल जाए नारायण। तो कौन आदमी किस रूप में आया है ये हम नहीं जानते हैं, और भगवान ने मुझे अगर शक्ति दी है, क्षमता दी है, तो क्यों ना उसका सदुपयोग किया जाए। मतलब देखिए, बड़ा ये बेहतर बोले कि देना है तो गिनाना नहीं है, और गिनाना इसलिए नहीं है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, और नर में ही नारायण बसता है। और हमेशा कहते हैं ना कि अगर देने वाले का हाथ ना हमेशा ऊपर रहता है। अब हम जैसे ले रहे हैं तो देने वाले का हाथ ऊपर रहेगा, तो इनका हाथ ऊपर रहता है, और लेकिन आशीर्वाद मिलता है इनको। हमने महसूस किया कि जब लोग हम देते हैं कुछ, या कुछ सेवा करते हैं, तो प्रभु किसी न किसी रूप से उससे ज्यादा मुझे पहुंचा देते हैं। आपके सामाजिक जीवन में सिद्धांत क्या है? कोई तो आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, क्या सिद्धांत क्या? लोगों की सेवा करना, मुंगेर के लोगों का विकास करना। यहाँ जो हम देखते हैं लोगों को कि अभी भी जो है लोगों का जीवन शैली उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है, और लोग एक बंधन में बंधे हुए हैं। उस लिमिटेशन को तोड़ना बहुत जरूरी है यहाँ पर लोगों को। आपको लोगों का साथ मिला, बिल्कुल। कारवां जब अकेले चले थे तो लोगों का साथ मिला। इस कारवां में कौन पीछे छूट गया? कोई लंबा कारवां चला, बहुत लोग छूटे, लेकिन जितने लोग छूटे उससे ज्यादा मुझे मिले। और अच्छा, जो लोग छूटे, क्या वो उसको याद करते हैं कि नहीं वो आदमी सही यार, या वो बिल्कुल याद करते हैं। कुछ तो परिस्थिति बस छूट गए, कुछ को प्रकृति ने छीन लिया, तो वो बिल्कुल याद आते हैं। लेकिन जितना छीना गया उससे ज्यादा मुझे मिला, और आज उससे ज्यादा बड़ा कारवां मेरे साथ है। ये नहीं है ना कि मतलब कमी पूरी है, बिल्कुल पूरा हो गया। प्रकृति हर चीज को पूरा कर देती है। संजीव मंडल कभी इमोशनल होता है? बिल्कुल होते हैं। कब इमोशंस होता है? जब हम देखते हैं कि जो लोग असहाय हैं, जब उनको दर्द होता है, या फिर कहिए कि बहुत सी सरकार की ऐसी योजनाएं भी चलती है कि उनके जीवन से उठाया जाए, लेकिन वो भी बीच में हकमारी हो जाता है, तो वहाँ दर्द होता है। ये हक जो है ये इस गरीब आदमी का था, लेकिन इस गरीब आदमी का हक जो है ये बड़े वर्ग के लोग ले रहे हैं, जो सक्षम है, जिनका पॉकेट अलाउ कर रहा है, फिर भी वो एक गरीब का हक क्यों मार रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। देखते हैं सिस्टम को तो लगता है इमोशंस तब भी हुआ था, इमोशंस तब लॉकडाउन के समय हुआ कि हमने युवा लोगों को देखा कि वो लोग भी चल बसे, तब भी दर्द हुआ। तो दर्द तो हुआ, इमोशंस तो होता है, हम भी आदमी हैं, मुझे क्यों नहीं होगा इमोशंस? गुस्सा कब आता है संजीव मंडल? गुस्सा कभी कभी आ जाता है। किस पर? जब सिस्टम कहीं कहीं फ्लॉप हो जाता है तो लगता है क्यों फ्लॉप हो रहा है सिस्टम, इसके जिम्मेदार कौन है? खुद पर भी कभी गुस्सा करते हैं? स्वाभाविक आदमी हो ही जाता है। जब हमको लगता है कि ये काम मुझसे हो सकता था, हमने क्यों नहीं पहल किया? दोस्त मेरा था, अगर हम पहल किए होते तो ये और बेटर हुआ होता। काम करते तो परिवार का सहयोग मिलता है? बिल्कुल सहयोग मिलता है, पूरा सहयोग मिलता है। अगर परिवार का सहयोग नहीं मिला होता तो हम इतना समय जो है वो समाज में नहीं दे पाते। बिल्कुल समय मिलता है, और अब तो परिवार के क्या, पूरा समाज का सहयोग मिलता है। हम जिस भी लोगों को जो भी बोलते हैं, सहायता मांगते हैं, वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो देख लिए ना कि ये समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो लोग आगे बढ़ते हैं, सहयोग देते हैं हमको। 2009 से आपका सफर शुरू हुआ जी, और 2025 आ गए जी, तो इतने सालों का जो एक दशक बीत गया, दूसरा दशक में आप जी, 2 दशक की राजनीति में संजीव मंडल कहाँ छूट रहा है? कहीं नहीं छूट रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हैं हम कहीं छूट रहे हैं? हमने शुरुआत कहाँ से किया था? एक सिंपल कार्यकर्ता के रूप में जुड़े, फिर वार्ड अध्यक्ष बने, फिर वहाँ से हम किसान मोर्चा में गए भाजपा के, फिर हमने किसान मोर्चा का काम किया, फिर जिला प्रभारी बने, जिला प्रभारी बनने के बाद फिर प्रदेश के मेंबर बने,
और आज काल समिति के सदस्य हैं। तो स्टेप बाय स्टेप तो गति तो बढ़ रही है, एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है काम करने का। पब्लिक का रिस्पांस कैसा है? ये तो आप बेहतर बताएंगे। नहीं, ये तो तो हम पे ना मुंगेर की पब्लिक बताएगी, मुंगेर की सामान्य जनता बताएगी, या फिर आप बताइएगा? भाई रिस्पांस तो है भाई, जिस एरिया में मौजूद है भाई, ये परिचय का मोहताज नहीं है। ये तो सिटी न्यूज ठोक के कर सकता है और अपनी मोहर लगा सकता है कि संजीव मंडल परिचय का मोहताज नहीं है। संजीव मंडल वो शख्स है जो रोते को हंसा के चल जाता है, वो है संजीव मंडल। खुद अंदर में एक मुस्कान के पीछे कितना दर्द है वो बाहर नहीं आने देते हैं, लेकिन हाँ, हर हंसता हुआ चेहरे के पीछे ना दोस्त बहुत दर्द होता है, लेकिन ये दर्द बाहर नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करेंगे निकालने का। मुंगेरियन है, हम भी मुंगेरियन, आप भी मुंगेर में। मुंगेर की मूलभूत समस्याएं क्या है और इसके लिए क्या आप कार्य करेंगे और उसके लिए क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब हम मुंगेर से कहीं बाहर जाते हैं, चाहे बिहार के दूसरे जिले में जाएं या बिहार से बाहर हम दूसरे स्टेट में जाएं, जैसे ही हम परिचय देते हैं मुंगेर का, तो सामने वाले के दिमाग में एक ही चीज घटता है, सिटी ऑफ गन। ये बहुत निगेटिव सेंस आता है मुझे कि लोग ये ऐसा कैसे बोल देते हैं। ये क्यों नहीं बोलते कि ये योगासन की भूमि है? हाँ। ये नहीं क्यों नहीं बोलते कि ये माता चंडिका स्थान की भूमि है? ये नहीं क्यों नहीं बोलते कि ये यहाँ से सूर्य षष्ठी व्रत का शुरुआत हुआ था? तो लोग इसको पॉजिटिव सेंस में क्यों नहीं लेते हैं, नेगेटिव सेंस में? ये जो निगेटिविटी है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। सिटी ऑफ योगा बोल सकते हैं। तो मतलब ये समस्या क्या देखते हैं मुंगेर में? चलिए, एक तो आपने कहा कि गन का एक समस्या है, अवैध हथियारों की काली मंडी के नाम का जो भारत के मानचित्र में मुंगेर को काला टीका लगा है, इस कलंक को, इस टीका को तो अभी तक नहीं धो पा रहे हैं। मैं भी अपना रिलेशन में कभी मुंबई, कभी गुजरात या कहीं जाता हूँ तो बोलता है कि आपके यहाँ कट्टा मिल जाता है, AK-47 मिल जाता है। तकलीफ होती है, लेकिन ये एक समस्या। और क्या समस्या देखते हैं मुंगेर में आपकी नजर में? इसके अलावा दूसरी समस्या जो है मुंगेर में है कि मुंगेर जो भौगोलिक दृष्टि है, सब देखेंगे, तीन और गंगा से घिरा हुआ क्षेत्र है और बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, लेकिन जहां इसको पर्यटन की दृष्टि से होना चाहिए था, वहां ये पहुंच नहीं पाया। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं कि आप राजगीर है, यहाँ आप देखते हैं बिहार में है वो, आज से 15 साल पीछे चले जाइए आप किस रूप में उसको देखा करते थे? और आज मुंगेर देखिए कहाँ है। अगर इसको सजाया जाए तो ये कहाँ रहेगा? हमको लगता है बिहार में एक सर्वोच्च स्थान पर रहेगा ये पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन अछूता है। तो ये बदलाव होना चाहिए। आज मोदी जी को देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे देश को पर्यटन में कितना आगे लेकर चले गए हैं, कितना कॉरिडोर बनवाए वो, और उससे कितना आय प्राप्त हो रहा है भारत सरकार को। तो मुंगेर अछूता क्यों है? क्यों नहीं ध्यान देगा? कहाँ कौन है आपका? तो भाई हमारे तो मतलब विधायक जी भी है हमारे, आपके नहीं है तो हमारे भी विधायक हैं जी, तो वो तो काम बता सकते थे। तो कमी कहीं ना कहीं लगता है कि आप में और हम में है। अभी आप देखिएगा कि करीब 8-9 महीने पहले की बात है, मैंने मरीन ड्राइव का बात उठाया था मुंगेर में, डिमांड भी किया था। मैंने मुंगेर मेट्रो का बात किया था। और जब हम डिमांड करते हैं तो लोग हम पर हंसते थे, लोग कहते थे, मेरे मित्र भी कहते थे, कई लोग सारे हमको फोन करके बोलते थे, भाई मुंगेर की सड़कें तो बन रही हैं, और तुम यार क्या सपना देख रहे हो मरीन ड्राइव का? तो मैंने कहा यार कि सपना ऊंचा देखो पहले, ये मत सोचो कि हम मुंगेर में आते हैं बहुत छोटी सी जगह में। मुंगेर क्या है? मुंगेर राजधानी रही है 1700 ईस्वी में, मीर कासिम राजधानी रही है, ये बंगाल की राजधानी भारत की। और यहीं से जो है आपका आज जो झारखंड है या बंगाल है, पूरा बिहार यही शासन हुआ करता था। तो मुंगेर क्यों आज इतना पीछे रह गया? तो मुंगेर के लोग जिस दिन चाह लेंगे मुंगेर को अव्वल करना, हो जाएंगे अव्वल। मुंगेर आत्मबल की कमी है लोगों में। मतलब लोग को ना यहाँ पर जो चीजें अधिकार होना चाहिए वो गिफ्ट समझता जाता है। लोगों को लगता है कुछ मिल गया तो वो अधिकार है, लोग समझ रहे हैं कि भाई हमको उपकार कर रहे हैं। ये चीजें है, ये है मुंगेर के लोग बहुत मतलब सहनशील है। सहनशील है ना, जो छूट जाते हैं उसी बात करते हैं। हम नया क्या इसमें ऐड कर सकते हैं? अरे एक गया तो 10 आ सकता है ना, 10 आ सकता है। आज मरीन ड्राइव का हम बात की, मरीन ड्राइव मिला ना मुझे, आवाज कहीं पर आज मेट्रो की हम बात कर रहे हैं, और हमें विश्वास है बहुत जल्द हम लोग को मेट्रो मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो जाम की समस्या है ये मेट्रो आएगी, दूर हो जाएगा। जो मंडल मानते हैं कि प्रतिनिधित्व का कमी है, लग तो रहा है कि कुछ ऐसा छूट रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन समय आए तोरवर फरे केतक से चोनियर वाली बात है। और अब जो जिस ढंग से बिहार डेवलप कर रहा है, जिस ढंग से भारत डेवलप कर रहा है, तो मुंगेर के विकास के बिना फिर ये बिहार की डेवलपमेंट की बात कर ली, असंभव लग रहा है मुझे। इसलिए मुंगेर डेवलप करेगा। इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? मैंने कहा ना, जिम्मेदार हम और आप हैं। हमने आवाज नहीं उठाया दिल से। आवाज उठाते भाई,
मुंगेर का ना एक शान है, जरासंध का किला, मीर कासिम का किला। उस किले में हमारे एक मित्र इधर आए थे, छपरा के प्रमुख है राजेश कुमार प्रसाद। तो उसने मुझे कहा कि आप हमको कहाँ ठहरा दिए होटल में, आपके यहाँ किला है, हमको दिखाइए। भाई यहाँ नहीं, यहाँ लगा कि मुझे छपरा के लोग हमको कह रहे हैं कि आपके यहाँ एक किला हमको दिखाइए। और जब मैं गया ना, तो बोला कि नल का मोटा पाइप काहे घुसा दिया, वो जरासंध के समय का है। कि हमने नहीं भाई, ये जरासंध का समय का नहीं है, ये हम लोगों के संघ का समय का है। कब? उन्हें 2-3 साल पहले। वो बहुत तकलीफ में आए कि भैया आप पत्रकार हैं, इस पर मुद्दा आवाज उठाइए। हमने कहा कि अंदर से जो आवाज आई, पत्रकार क्या, यहाँ हर सामाजिक संगठन आवाज उठाया, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि प्रतिनिधि जो है हमारे, अगर वो अडिग हो जाए, धरना पर ही बैठ जाइए ना भाई, अब ये ना कोई दिल पे ना ले ले, लेकिन वो हट सकता था, इच्छा शक्ति कमी है। खैर हम बात है संजीव मंडल जी से। संजीव मंडल जी कह रहे हैं ख्वाब ऊंचे देखो। राइट ब्रदर्स सो रहा था, अगर उड़ने का ख्वाब देखा था ना तो लोग हंसे थे, और उसने उड़ने का ख्वाब देखा, और हवाई जहाज का आज हम लोग उड़ के जाते हैं ना, पटना से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर। संजीव मंडल जी, पॉलिटिकल बात है एकदम सीधा, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपके बारे में कहा जाता है कि आप चुनाव लड़ेंगे। पार्टी मौका देगी बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी मौका देगी तो लड़ेंगे। जनता अगर की आवाज होगी तो भी लड़ सकते हैं हम। ये हुई बात। देखिए भाई, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि विभिन्न समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, हाँ। चाहे वो जिस वर्ग हो, चाहे वो पासवान समाज के हो, या रविदास समाज के हो, या पासी समाज के हो, लोग आते हैं। सब समाज के लोग जो है, जो उनके मुखिया हैं, जो प्रतिनिधि करने वाले, वो मुझसे बोलते हैं कि भैया एक बार आप जरूर आइए, विधानसभा लड़िए आप। मैंने कहा भाई मुझे संस्कार मिला है शशि शिशु मंदिर का, और मैं संघ का अनुशासित हूँ, और मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ। भाजपा जहां मुझे लगाई है, मैं वहां उसके हर कार्यक्रम को सफल करके मैंने दिखाया है। तो अगर पार्टी चाहेगी, पार्टी मौका देगी, तो बिल्कुल जो आप लोगों की इच्छा है, जो पूरे समाज की इच्छा है, अगर मुंगेर की इच्छा आवाज होगी तो बिल्कुल आएंगे फील्ड में। और हर लोग चाहता है कि एक छोटा प्लेटफॉर्म से जो हम काम कर रहे हैं, अगर बड़ा प्लेटफॉर्म मिले तो हम और अच्छा काम करेंगे। आज अगर हम 100 लोगों को मदद कर रहे हैं, अगर मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, कल हम 1000 लोगों की मदद कर पाएंगे। ये मतलब देखिए, प्रतिनिधि में आना चाहते हैं, कह दिए हैं, पार्टी अगर मौका देगी तो वेलकम, मैं एकदम सर स्वीकार करूंगा और लड़ूंगा, और जीत जाएंगे, और जीत के दिखाऊंगा। हाँ। और बहुत ही अच्छे वोट से, मार्जिन से, बहुत ही सम्मानजनक स्कोर से। जीत का आधार क्या, जो विपक्ष सोचा ना होगा। जीत का आधार क्या रहेगा? डेवलपमेंट रहेगा, मुंगेर का विकास रहेगा। हाँ। क्यों वोट देगा आपको लोग? मुझे लोग वोट क्यों देगा? क्योंकि जो मेरे आंखों में सपना है ना, वो यहाँ के लोगों की आंखों में सपना है। अंतर यही है कि वो सपना देख के सो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब मैं सपने को जीवित करके रखा हूं। मैं जब आऊंगा तो उसको लगेगा कि उनका सपना आ गया है, इसलिए वो अपना सपना पूरा करने के लिए मुझे वोट करेंगे, मुंगेर के विकास के लिए वोट करेंगे वो। चलिए, और इसलिए भी वोट करेंगे मुझे क्योंकि मैं किसी जाति विशेष समुदाय में फंसा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। मुझे हर वर्ग के लोग चाहते हैं और हर आयु के लोग चाहते हैं। आप जाइए बाहर देखिएगा कि युवा वर्ग में तो मेरी जो पहचान है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो ओल्ड एज हैं उनके मुख से सुनिए कि वो बताएंगे आपको मेरे बारे में। जो महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट वर्ग है, वो बताएंगे मुझे। आपने मेरा देखा होगा, मैं हूं मुंगेर के में, मेरा लिखना होगा कि मैंने पहला ही प्रपोजल दिया कि जैसे मैं मुंगेर का प्रतिनिधि करने का मौका मिलेगा, मैं विधायक बनूंगा अगर यहाँ से, तो मेरा पहला काम होगा विद्यार्थी वर्ग को आगे करना, शिक्षा पे जोर देना। क्योंकि जब समाज शिक्षित होगा तब उसका सोच सही होगा, वो आगे बढ़ पाएंगे। मैंने लिखा है उसमें कि मैं लाइब्रेरी कितना खुलवाऊंगा, हर 3 वार्ड में, हर पंचायत में मेरा अपना फंड से लाइब्रेरी होगा। चलिए, वो तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर लाएंगे भाई, इलेक्शन का समय है, अगर मौका मिला तो इनको कई एपिसोड इन पर आएगा। और अभी एपिसोड था एक परिचय का, और परिचय आपने देख लिया कि संजीव मंडल जी सीधा सीधी कह रहे हैं कि मैं लॉ कर चुका हूँ, कानून की लड़ाई मुझे आती है, अनुशासित हूँ। तो ये ना समझे कि जनता हमें चाह रही है तो उनकी बात नहीं सुनूंगा, जनता भी पुकारेगी तो चले जाऊंगा। हालांकि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में कुछ समय का वक्त है, चीजें क्लियर होगी। फिलहाल आप देख रहे थे सिटी न्यूज पर संजीव मंडल जी को। संजीव मंडल जी से एक अंतिम सवाल, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस एड्रेस करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे पब्लिक को, अपने व्यूवर्स को, अपने फॉलोअर्स को?
जी, पूरे मुंगेर की जनता से हम यही आह्वान करेंगे कि वो जो है एक सही निर्णय ले और सही प्रतिनिधित्व को, वो जो है जो ऊपरी बात होती है या जो अफवाह फैलाई जाती है उस पर उस पर ध्यान न दें। वो देखें कि मूल में समस्या क्या है हमारे शहर की और इसको कौन ठीक कर सकता है। इसके आधार पे जो है वो सही चुनाव करें और सही जगह अपना जो है मत प्रदान करें। और ये लगना चाहिए कि मुंगेर अब परिवर्तन के दौर में आ चुका है। अब ये मुंगेर वो मुंगेर नहीं रह गया। जब पूरा बिहार बदल रहा है, पूरा देश बदल रहा है, तो अब मुंगेर के युवा अगर जाग जाएंगे, यहाँ के लोग जाग जाएंगे, यहाँ के हर समाज के लोग जाग जाएंगे, तो मुंगेर को बदलने में अब समय नहीं लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव मंडल जी थे, आपने समय दिया, हमने बात की आपके साथ, संजीव के साथ। एपिसोड पसंद आया, पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे सौरभ, मैं हूं सामने सुनील। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज को और मुंगेर की सभी जनताओं को।